वेलकम टू टारगेट विथ इंडियन। नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी 68वीं बीपीएससी प्री एग्ज़ाम 2022 और यूपी पीसीएस यानी यूपी पीएससी पीसीएस जे 2022 व छत्तीसगढ़ पीसीएस 2022 की प्रारंभिक परीक्षा जिसका आयोजन 12 फरवरी 2023 को किया गया, उसमें पूछे गए समस्त करंट अफेयर्स या समसामयिक घटनाओं को पूछे गए प्रश्नों की विस्तृत विश्लेषण व चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं 68वीं बीपीएससी या बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए समसामयिक घटनाओं से संबंधित प्रश्नों को सबसे पहले देखते हैं। इसमें पहला है 53 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। यह 2015-16 में डांट से बढ़कर 2020-22 में हो गया। इसका विकल्प बी है, यानी इसका आंसर बी सही है। यानी यह 2015-16 में 1062 से बढ़कर 2020-22 में 1090 हो गया। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इस दौरान बिहार में जो है प्रजनन दर वह 3.4 से घटकर 3.0 हो गई। यानी जो फर्टिलिटी रेट है बिहार की वो इस दौरान 3.4 से गिर करके 3.0 हो गई और सेक्स रेशियो जो आपका है 1062 से बढ़कर 1090 हो गया। इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि फर्स्ट NFSH यानी ये जो सर्वे हुआ NFHS 5 ये है, और फर्स्ट जो हुआ था इस तरह का फर्स्ट NFHS सर्वे जो हुआ था वो 1992-93 में हुआ था, और नेक्स्ट जो NFSS 6 होगा वो 2023-24 के लिए होगा। इसी प्रश्न में यदि उत्तर प्रदेश को देखा जाए, यानी उत्तर प्रदेश को इस प्रश्न में शामिल कर लिया जाए, तो उत्तर प्रदेश का 2015-16 में जो सेक्स रेशियो था वो 995 या 995 से बढ़कर 2020-21 में 1017 हो गया, और जबकि प्रजनन दर जो है इस दौरान 2.7 से घट करके 2.4 पर हो गए। जबकि राष्ट्रीय लिंगानुपात के बारे में देखें तो इसी दौरान यानी इसी समय अवधि में राष्ट्रीय लिंगानुपात 991 से बढ़कर 1020 हो गया, और इसी दौरान राष्ट्रीय प्रजनन दर जो है 2.2 से गिर करके या कम होकर के 2.0 पर पहुंच गई। इस दौरान हाईएस्ट सेक्स रेशियो केरला में पाया गया और लोवेस्ट सेक्स रेशियो जो था वो गोवा में था। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 55 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है। इसमें 3 विकल्प हैं, 4 बल्कि 5 विकल्प दिए हुए हैं। इसमें पहला विकल्प ए है, अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा ऊपर में स्थित है। दूसरा है, भारत में सबसे कम विकास दर में एक है जो 2.5 है, और तीसरा, बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है। ये सभी सही हैं इस संदर्भ में, इसलिए विकल्प यह डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अर्थात कहने का सही हुआ कि इसमें अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा ऊपर है, ऊपर में स्थित है, और भारत में सबसे कम विकास दर है जो 2.5 है। यह 2020-21 में बिहार में जो सकल घरेलू उत्पाद है कोविड-19 के कारण ये 2.5% ही रहा, जबकि इस दौरान 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.2% का जो है संकुचन दर्ज किया गया। अर्थात यह राष्ट्रीय औसत से बेहतर है जो बिहार की जो विकास दर 2.5 है। और बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं में कृषि संबंधित वस्तु आती हैं, कि प्राथमिक उत्पादन जो होता है कृषि संबंधित उत्पादन होता है, द्वितीय उत्पादन में औद्योगिक उत्पादन होता है, और तृतीय उत्पादन जो होता है सेवा संबंधित होता है। तो ये सभी सही हैं, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक यानी डी वाला विकल्प सही है। नेक्स्ट 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं। वर्ष 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई। इसका आंसर बी है, 4% ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.5% शहरी क्षेत्रों में, यानी जो रूरल एरिया है उसमें 4% और जो अर्बन एरिया है उसमें 6.5% जो महिला कार्यबल है बिहार में दर्ज की गई, यानी इसका आंसर बी है। 54 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP की वृद्धि दर कितनी है। इसको अभी हमने ऊपर की व्याख्या में देखा, यह 2.5% है, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है, क्योंकि इसी दौरान राष्ट्रीय औसत में जो GDP थी वह 7.2% की जो था वह संकुचन था, और जबकि 2.5% की वृद्धि बिहार की अर्थव्यवस्था में इस दौरान देखी गई। नेक्स्ट 61 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI इक्विटी के रूप में प्राप्त किया है। इसका जो आंसर है वह बी है, यानी कर्नाटक। कर्नाटक जो है फर्स्ट पोजीशन पर है। इसमें जो FDI निवेश हुआ वह 37.55% का। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा, जिसमें निवेश हुआ 26.6
26% का। भारत में सर्वाधिक जो एफडीआई निवेश हुआ वह पहले स्थान पर, यानी एफडीआई जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत में हुआ इस दौरान पहले पोजीशन पर है सिंगापुर, जिसका निवेश 27.01% रहा। दूसरे स्थान पर आपका जो है वह यूएसए है, जिसका निवेश 17.94% रहा। और तीसरे स्थान पर आपका जो रहा वो मॉरिशस रहा, जिसका भागीदारी 15.98% रही। नेक्स्ट 65 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 65 है, भारत का व्यापार संतुलन माल और सेवाएं दिसंबर 2022 अनंतिम के लिए है। इसका आंसर ए है -11.98 अरब अमेरिकी डॉलर का व्यापार संतुलन रहा, अर्थात व्यापार संतुलन जो है वह घाटा की प्रवृत्ति को दिखा रहा है, अर्थात ऋणात्मक दिखा रहा है। 102 नंबर प्रश्न को देखते हैं। वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम रही? इसका आंसर जो है यह शिवहर जिला है, यानी बी है। इसकी जो प्रति व्यक्ति आय थी 0.19 लाख रुपए थी, जबकि शीर्ष स्थान पटना का था, यानी बिहार की राजधानी पटना जो है प्रति व्यक्ति आय में शीर्ष स्थान पर रहा, जिसकी प्रति व्यक्ति आय 1.31 लाख रुपए रही। नेक्स्ट 103 नंबर प्रश्न को देखते हैं। वर्ष 2020-21 के लिए नीति आयोग एसडीजी रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा? इसका आंसर ए है, यानी 100 में 52 स्थान रहा बिहार का। अर्थात बिहार की जो रैंक थी वो राज्यों में सबसे नीचे थी, अर्थात 28वें स्थान पर थी। क्योंकि भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो बिहार की जो रैंक थी वो 28वें पोजीशन पर थी, जबकि इसका स्कोर 52वां था। जबकि इसी संदर्भ में उत्तर प्रदेश को देखें तो उत्तर प्रदेश की रैंक जो थी उत्तर प्रदेश की वो 22वीं थी, और स्कोर जो है उत्तर प्रदेश का स्कोर है वो 60 है। जबकि सर्वाधिक जो स्कोर है वह 75 केरला का है, जिसका रैंक 1 है। 104 नंबर प्रश्न को देखते हैं। खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया? इसका आंसर सी है, ट्रैक साइकिलिंग। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यह जो ट्रैक साइकिलिंग है 2 चरणों में कराई गई। पहले चरण में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना 23 से 24 दिसंबर के बीच में कराई गई, और दूसरे चरण में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर 28 से 29 दिसंबर 2022 के बीच में कराई गई। 105वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग के से सम्मानित किया गया, यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो है उससे सम्मानित किया गया। उसमें पहला इसका आंसर सही है, पहला इसका है मिथिला मखाना। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस दौरान यानी प्रेजेंट टाइम में भारत में कुल मिलाकर के 432 जीआई टैग वस्तुओं का हुआ है, यानी 432 वस्तुओं का जीआई टैग प्राप्त हुआ है, जिसमें पहला फर्स्ट जीआई टैग जो भारत में प्राप्त हुआ था वो दार्जिलिंग चाय को मिला था। और टॉप 5 स्टेट में यदि चर्चा की जाए तो पहले पोजीशन पर जीआई टैग में कर्नाटका है, जिसके 42 उत्पादों का अब तक जीआई टैग प्राप्त हुआ है। टॉप 5 में उत्तर प्रदेश भी शामिल है। नेक्स्ट 106 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 के यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? इसका आंसर ई है, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात ये जो विकल्प में दिए हुए हैं ए बी सी, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया हो। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि वर्तमान में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के कुल 40 स्थल शामिल हैं, जिसमें 32 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं और 1 मिक्स साइट है। और भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल जो है वह धौलावीरा को बनाया गया, जो कच्छ के रण गुजरात में स्थित है। यह हड़प्पाकालीन स्थल से संबंधित है, जिसको 27 जुलाई 2021 को शामिल किया गया था। पर इस चीज़ की भी चर्चा करते चलें कि भारत में वर्तमान में 53 टाइगर रिजर्व हैं, और देश में या भारत में वर्तमान में कुल 75 रामसर स्थल मौजूद हैं। 107वें प्रश्न को देखते हैं। इसमें लिखा है बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान BRAP द्वारा वर्ष 2022 में व्यापार करने में आसानी में बिहार ने 36 राज्यों में, यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों सबको मिला दिया जाए तो 36 राज्यों में रैंक हासिल की है। इसका आंसर ई है, यानी उपयुक्त में से कोई रैंक नहीं है बिहार की। प्रश्न देखते हैं। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? क्योंकि 28 नवंबर दे रहा है, 28 नवंबर को बोधगया में किया उन्होंने, 28 नवंबर 2022 को बोधगया में किया, और जबकि 27 नवंबर 2022 को राजगीर में किया। तो इस हिसाब से इसका आंसर ए है, बोधगया में। 109वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में किस एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए एक समान वेतन की घोषणा की? इसका आंसर जो आपका सी है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI। 110वें प्रश्न को देखते हैं। पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर 11.3% था, जो बढ़कर वर्तमान में हो गया है वो 15.3 हो गया है, यानी इसका आंसर बी है।
111 नंबर प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया? इसका आंसर सी है, यानी शिक्षा मंत्रालय। इसमें जो है मेंटरशिप स्कीम है, यानी युवा 2.0 जो है ये एक मेंटरशिप स्कीम है। इसमें इसमें यंग जो है, यानी ट्रेंड यंग एंड बडिंग ऑथर्स हु आर बिलो टू एज ऑफ 30 ईयर्स, इसमें जो है 30 वर्ष से नीचे के जो युवा हैं उनके लिए यह एक लेखक प्रतियोगिता होगी जिनको इसमें ट्रेंड किया जाएगा। यह मेंटरशिप स्कीम है, यानी युवा 2.0 जो है यह शिक्षा मंत्रालय की एक स्कीम है जो कि एक मेंटरशिप स्कीम है, और यह जो है 30 वर्ष से नीचे के युवाओं के लिए मेंटरशिप स्कीम है। नंबर प्रश्न को देखते हैं, गृह मंत्रालय नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं को फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI कार्य को पूरा किया है? इसका आंसर ए है, यानी 576, यानी 576 भाषाओं को। नेक्स्ट 113 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है? इसका आंसर सी है, किरीट पारिक समिति ने। 114 नंबर प्रश्न को देखते हैं, 114 है, निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित नहीं किया गया? इसमें से इसका आंसर ई है, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें ध्यान देने योग्य वाली बात यह है, यानी विशेष बात यह है, कचरा मुक्त शहरों के लिए रेटिंग 2018 से शुरू की गई थी, यानी जो ये शुरू है 2018 से की गई थी। इंदौर को देश के पहले 7 स्टार कचरा मुक्त शहर रेटिंग प्रदान की गई, यानी 7 स्टार जो है वह प्राप्त करने वाला एकमात्र जो शहर है वह आपका इंदौर है। और जबकि सूरत, भोपाल, नवी मुंबई, मैसूर, विजयवाड़ा व तिरुपति को 5 स्टार रेटिंग इस वर्ष दी गई है, यानी 2022 में जो है आपके 6 शहर जो हैं उसको 5 स्टार रेटिंग दी गई, जिसमें से 3 तो यहाँ दिया हुआ है और 3 जो मैसूर, विजयवाड़ा और तिरुपति हैं, अर्थात इन सबों को जो है 5 स्टार रेटिंग दी गई है, यानी विकल्प के साथ देखा जाए तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह 5 स्टार रेटिंग प्राप्त है इनको। नेक्स्ट 115 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? इसका आंसर है ईटानगर, यानी सी है। यह पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के समीप स्थित डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2022 को किया। इस हवाई अड्डे की आधारशिला प्रधानमंत्री द्वारा ही फरवरी 2019 में रखी गई थी। यह नाम सूर्य, यानी डोनी मीन्स सूर्य होता है, वह पोलो मीन्स चंद्रमा होता है, कि प्रति राज्य के लोगों की श्रद्धा को दर्शाता है। हवाई अड्डे के नाम में परिवर्तन की राज्य सरकार के इस प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल की 2 नवंबर 2022 को मंजूरी प्रदान की गई थी। इसके अलावा विशेष या उल्लेखनीय है कि पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में यह पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। राज्य में 2 लैंडिंग ग्राउंड तेजू व पासीघाट पहले से कार्यरत हैं। नागरिक उड्डयन विभाग की 2 नवंबर 2022 की विज्ञप्ति के अनुसार डोनी पोलो हवाई अड्डे को मिलाकर पूर्वोत्तर में हवाई अड्डों की कुल संख्या 16 हो गई है। पूर्वोत्तर में जो है कुल हवाई अड्डों की संख्या 16 हो गई है, जबकि वर्ष 2014 में यह संख्या 9 थी। 116 नंबर प्रश्न को देखते हैं, किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है? इसका आंसर जो है बी है, यानी हिमालयी याक। हिमालयी याक खाद्य पशु घोषित। इसमें है भारत में हिमालयी याक को 26 नवंबर 2022 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा खाद्य पशु के रूप में मंजूरी प्रदान की गई। इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि याक के दूध और दुग्ध उत्पादों जैसे चुरपी, घी, पनीर के अलावा याक किसान विभिन्न पारंपरिक मांस उत्पादों का उत्पादन करते हैं। याक बेबिनी प्रजाति का है, जिसमें बाइसन, भैंस और मवेशी भी शामिल हैं। इन्हें पारंपरिक रूप से एक ट्रांस ह्यूमेंस प्रणाली के तहत पाला जाता है, जो कि असंगठित और कठिनाई से भरा होता है। नेक्स्ट 117 नंबर प्रश्न को देखते हैं, भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निम्नलिखित में किस स्थान पर आयोजित किया गया? इसका आंसर आपका जो है वो बी है, श्रीनगर में 7 नवंबर 2022 को। इसमें उल्लेखनीय है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी IPPB द्वारा श्रीनगर में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं के लिए निवेशक दीदी नामक एक पहल के साथ डल झील श्रीनगर में यह साक्षरता शिविर यानी भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। इसमें उल्लेखनीय है कि IPPB यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 100% इक्विटी भारत सरकार का डाक इक्विटी यानी 100% इक्विटी के साथ भारत सरकार का के अधीन एक उपक्रम है, जिसमें डाक विभाग व संचार विभाग के तहत संचालित होता है। यह 1 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया था, यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है 1 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया था।
नेक्स्ट 118 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 118 है, भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस आईआईटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया? इसका आंसर ए है, यानी गुवाहाटी। इसमें उल्लेखनीय यह है कि राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत सुपर कंप्यूटर सुविधा परम कामरूप का उद्घाटन और आईआईटी गुवाहाटी में उच्च शक्ति वाले माइक्रोवेव घटकों के डिजाइन और विकास के लिए एक प्रयोगशाला शामिल है। इसका उद्घाटन जो है वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। और साथ ही राष्ट्रपति मुर्मू ने असम में धुबरी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का भी उद्घाटन किया और डिब्रूगढ़ और जबलपुर मध्य प्रदेश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी NIV की क्षेत्रीय संस्थानों की आधारशिला भी इस दौरान रखी। 119 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90वें भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन किस स्थान पर आयोजित किया गया? इसका आंसर यही है, यानी सुखना झील, चंडीगढ़। इसमें उल्लेखनीय है कि जो वायुसेना स्थापना जो वायुसेना की स्थापना जो हुआ था वह स्वतंत्रता से पूर्व 8 अक्टूबर 1932 को किया गया था। और 8 अक्टूबर 2022 को जो है वह भारतीय वायुसेना का 90वें यानी 90 जो है स्थापना दिवस मनाया गया। और जो है इसमें जो आपका है 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन जो किया गया वो चंडीगढ़ में स्थित सुखना झील के स्थान पर आयोजित किया गया। नेक्स्ट 120वां प्रश्न है, भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर जो है सी है, यानी सितंबर महीने को। सितंबर महीने में जो होता है राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया जाता है और 1 से 30 सितंबर को 5वां राष्ट्रीय पोषण माह 2022 को मनाया गया। राष्ट्रीय पोषण माह जो है यह 5वां राष्ट्रीय पोषण माह रहा 2022 में। इसके साथ ये भी ध्यान देना है कि नेशनल न्यूट्रिशन वीक जो होता है यानी जो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जो मनाया जाता है वो 1 से 7 सितंबर को मनाया जाता है और 1 से 7 सितंबर 2022 को मनाया गया राष्ट्रीय पोषण सप्ताह अभी मनाया गया, जिसकी थीम थी हर उम्र की महिलाओं के लिए जरूरी पोषक तत्व। इसके अलावा उल्लेखनीय यह है कि भारत सरकार द्वारा जो राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की गई, राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की गई वो 8 मार्च 2018 को की गई। राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू शहर से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई। ये भी बताते चलें कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में इंडिया का जो पोजीशन है 107वां पोजीशन है और जबकि 2021 में जो GHI में इंडिया का पोजीशन 101वां था, अर्थात 6 स्थान की कमी पाई गई 2022 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। उल्लेखनीय बात यह है कि भारत के कई पड़ोसी देश भारत से इस स्थिति में यानी इसमें बेहतर स्थिति में हैं, जबकि रिपोर्ट में जो शामिल देशों की संख्या है वह मात्र 121 देश है, यानी भारत का 2022 में GHI जो रैंक 107वीं है 121 देशों में, जो कि बहुत ही दयनीय स्थिति है। 121 नंबर प्रश्न को देखते हैं। चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का क्या नाम है? इसका आंसर ए है, मेगटियन है, यानी ए इसका आंसर सही है। इसकी व्याख्या को देखते हैं। चीन ने तीसरा और अंतिम अंतरिक्ष स्टेशन घटक लॉन्च किया 31 अक्टूबर 2022 को। स्पेस लैब मॉड्यूल मेगटियन को ले जाने वाला राकेट वाहक जिस राकेट से इसको ले गया राकेट वाहक का नाम है लॉन्ग मार्च 5B-Y4। चीन के हायान प्रांत में बेवचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से सोमवार यानी 31 अक्टूबर 2022 को लॉन्च तीसरा और अंतिम मॉड्यूल अपने अस्थायी अंतरिक्ष स्टेशन को पूरा करने के लिए कक्षा में एक निरंतर चालक दल की उपस्थिति बनाए रखने के लिए 1 दशक से अधिक लंबे प्रयास को साकार करता है। यानी चीन जो है इसके माध्यम से अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का प्रयास कर रहा है, जो कि इस दिशा में यह तीसरा और अंतिम घटक है। इससे पूर्व 2 घटक अब तक चीन भेज चुका है और जो अभी वर्तमान में जो भेजा है अर्थात आखिरी जो भेजा है उसका नाम है मेगटियन, जो 31 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया। और राकेट जिस राकेट से भेजा उस राकेट का नाम है लॉन्ग मार्च 5B-Y4 और जो जिस स्थान से भेजा चीन में वो है हैनान प्रांत है और सैटेलाइट जो है वेनचांग सैटेलाइट सेंटर से लॉन्च किया। 122वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा? इसका आंसर सी है, अर्थात मौना लोआ, जो कि हवाई द्वीप में स्थित है मौना लोआ। और इसका जो पिछला विस्फोट जो हुआ था 1984 में हुआ था, यानी अब जो हुआ है वो 38 वर्ष बाद हुआ है। नवंबर यानी 27 नवंबर, यानी जो 38 वर्ष बाद विस्फोट हुआ है वो 27 नवंबर 2022 को हुआ। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि मौना लोआ जो है विश्व की सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, जो 38 वर्ष बाद जिसमें विस्फोट हुआ और यह हवाई द्वीप में स्थित है। यानी अगला महत्वपूर्ण है, इनमें से किसे हाल ही में उनके उपन्यास दी 7 मून्स ऑफ मालिक अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार दिया गया? इसका आंसर यही है, ये है शेहान करुणातिलक, जो श्रीलंका के हैं।
और यह द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा, यह सेहान करुणा तिलक का दूसरा उपन्यास है, अर्थात इनके दूसरे उपन्यास में ही इनको प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और यह ध्यान देने वाली बात है कि बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 से की गई और अब तक कुल मिलाकर के 7 भारतीयों को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिल चुका है, जिसमें से पहला जो पुरस्कार यानी पहले भारतीय जिनको यह पुरस्कार मिला है उनमें 1997 में सामाजिक कार्यकर्ता व लेखिका अरुंधति राय हैं, जिनका उपन्यास जो था वह था आपका गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, पर इनको बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ। और जबकि 2021 के लिए बुकर पुरस्कार जो मिला था वह डेमन गलगत को मिला था द प्रॉमिस के लिए, इस साउथ अफ्रीका के थे। 124वें प्रश्न को देखते हैं, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? इसका आंसर ए है अंतरिक्ष और निरंतरता, यानी स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी। स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी, अंतरिक्ष और निरंतरता जो है यह विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम थी और ये सप्ताह जो मनाया गया वह 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 2022 के बीच में मनाया गया। नेक्स्ट 125 नंबर प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाप की संलग्न सफलता का दावा किया? इसका आंसर बी है लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरीज। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यह जो लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी है यह सैन फ्रांसिस्को से लगभग 45 मील पूर्व में कैलिफोर्निया के लिवरमोर में स्थित है, यानी ये कैलिफोर्निया के लिवरमोर में स्थित है, यानी यूएस से अमेरिका में। 13 दिसंबर 2022 को LLNL में यह प्रयोग किया गया, जो डिफेंस यानी रक्षा और भविष्य के स्वच्छ ऊर्जा के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। फर्स्ट कंट्रोल्ड फ्यूजन एक्सपेंशन इन हिस्ट्री टू रिच दिस एमिशंस, कहने का आशय हुआ कि यह कंट्रोल फ्यूजन का पहला उदाहरण है, इसलिए ऐतिहासिक घटना है। 126 नंबर प्रश्न को देखते हैं, कॉलिंस डिक्शनरी ऑफ वर्ड ऑफ द ईयर 2022 निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका आंसर बी है परमा क्राइसिस। ये दो वर्ड से मिलकर बना है, परमानेंट और क्राइसिस से मिलकर यह बना है। और इसमें परमानेंट का मतलब अस्थाई होता है और क्राइसिस का मतलब संकट होता है। यह परमानेंट क्राइसिस संकट से संबंधित है और ये जो आपका है यह कॉलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ ईयर 2022 इसको घोषित किया गया है, जिसका मतलब है अस्थाई और संकट से। इसमें दो वर्ड है, परमानेंट और क्राइसिस। नेक्स्ट 127 नंबर प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया? इसका आंसर जो आपका है ए है स्पेन। इसमें ध्यान देने योग्य यह बात है या उल्लेखनीय है कि 2022 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन या UNFCCC के दलों का सम्मेलन, जिसे आमतौर पर COP27 के रूप में जाना जाता है, यानी COP27 जो है वह UNFCCC के दलों का सम्मेलन ही है, जो 6 नवंबर से 20 नवंबर 2022 तक शर्म अल शेख यानी मिस्र में आयोजित किया गया। 6 से 20 नवंबर 2022 के बीच शर्म अल शेख मिस्र में आयोजित किया गया। COP27 की अध्यक्षता मिस्र के विदेश मंत्री सामेह शौकरी ने किया। 1992 में पहले संयुक्त राष्ट्र जलवायु समझौते के बाद यह सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, यानी 1992 से इसकी शुरुआत की गई है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC की पार्टीज का आगामी सम्मेलन यानी COP28 जो आयोजित किया जाएगा वह संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 के बीच में होगा। भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंसु के लिए GI टैग के लिए आवेदन किया? इसका आंसर सी है, यानी जापान ने। यह एक जापानी जो शेक है, यानी निहोंसु जो है एक जापानी शेक है, एल्कोहलिक ब्यूरेज है, जिसको जापान ने GI टैग के लिए आवेदन किया है। भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने? तो वह जापानी दूतावास है जो निहोंसु के लिए GI टैग के लिए आवेदन किया है। निहोंसु जो आपका है एक जापानी शेक या एल्कोहलिक बेवरेज है या अल्कोहलिक पेय पदार्थ है, एक मादक द्रव्य पदार्थ है निहोंसु। 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं, इसमें निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की कि उसने अपने EQWLEUS अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? इसका आंसर ए है जाक्सा ने दावा किया है। जाक्सा मीन्स जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ये जाक्सा जो है इसका जो फुल फॉर्म है वह जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है और यह जो EQWLEUS अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्यक्रम किया है वह जाक्सा के साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो ने भी किया है। इसका जो उद्देश्य है वह है पृथ्वी के चारों तरफ बटे प्लाज्मा को मेजर करना या मापना, इसका उद्देश्य है। और जबकि
EQWLEUS को यदि इसके फुल फॉर्म को देखा जाए तो इसका मतलब है EQ, यानी इसका फुल फॉर्म है EQ यूलिब्रियम लूनर अर्थ पॉइंट 6U स्पेसक्राफ्ट इज ए नैनो सैटेलाइट ऑफ 6U क्यूबेसेट फॉर्मेट, यानी 6U फॉर्मेट के लिए यह नैनो सैटेलाइट है। यह पूरा इसका स्वरूप हमने देखा, और ये पृथ्वी के चारों तरफ बटे प्लाज्मा को नापने के लिए, मेजर करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। बीपीएससी या 68वीं बीपीएससी में पूछे गए समसामयिक घटनाओं या करंट के अंतर्गत आखिरी प्रश्न को देखते हैं। वो 130वां है। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनाइड रोबोट का नाम क्या है? ह्यूमनाइड का मतलब हुआ मानव सदृश या मानव जैसा दिखने वाला। वो टेस्ला का कौन सा है? तो उसका आंसर भी है ऑप्टिमिस। ऑप्टिमिस इसका है। इसको मतलब इसको अन्य रूप में भी या अन्य रूप में जाना जाता है। इसका नाम होता है टेस्ला बोट। ऑप्टिमस को अन्य रूप में टेस्ला बोट के रूप में भी जाना जाता है। और इसकी हाइट जो 173 सेंटीमीटर और इसका वजन जो है 57 केजी का है। अब वीडियो के दूसरे पार्ट में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित PCSJ यानी यूपी PSC के PCSJ जो 12 फरवरी 2023 को ही आयोजित की गई थी, उसके करंट अफेयर्स या प्रश्न में पूछे गए समसामयिक घटनाओं पर आधारित प्रश्नों की देखते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। जिसमें पहला अंकित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान अध्यक्ष हैं? इसमें वर्तमान उपाध्यक्ष हैं वह ए ही हैं, यानी ए किरिल गेओर्गियन जो है वर्तमान में यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के उपाध्यक्ष हैं। और जबकि अध्यक्ष जो हैं जॉन E डोनोग्यू जी हैं। और ध्यान देना है कि भारत की तरफ से वर्तमान में जो ICJ में कार्यरत न्यायाधीश हैं वो दलवीर भंडारी जी हैं, जिनका दूसरा कार्यकाल 2018 से 2027 के लिए जारी है। इसके अलावा ICJ या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में कुछ विशेष देखें तो यह है कि इसकी स्थापना 1945 में की गई थी, और यह जो है इसने कार्य शुरू किया था 1946 में। और कुल देश इसमें जो है यूएनओ के सभी देश हैं, अर्थात 193 देश हैं। और इसका हेडक्वार्टर जो है द हेग नीदरलैंड में है। और भारत की तरफ से प्रथम भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर कार्य किए, यानी फर्स्ट इंडियन जो थे, महाराज श्री नगेंद्र सिंह थे, जिनका कार्यकाल 1985 से 1988 के बीच में रहा। और इसमें विशेष बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। इन न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है, जिनका कार्यकाल 9 वर्ष के लिए होता है। यानी छठवां प्रश्न इसमें है 1 अप्रैल 2022 से प्रत्येक प्रकार की परिसंपत्तियों पर दीर्घकालीन पूंजी अभिलाभ कर पर कितना अधिभार आरोपित किया गया है? इसका आंसर जो है डी है, 15%। नेक्स्ट देखते हैं 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सूत्र थीम क्या है? इसका आंसर जो है डी है, यह डी है मानवता के लिए योग। 21 जून 2022 को 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। और जबकि इसकी शुरुआत जो की गई थी, यानी पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया गया था वो 21 जून 2015 को मनाया गया था। और यह जो है मनाए जाने का प्रस्ताव जो है यूएनओ या संयुक्त राष्ट्र में दिसंबर 2014 में इसका प्रस्ताव पारित किया गया था। इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि योग दर्शन का आविष्कार, यानी योग दर्शन जो है उसके आविष्कारक जो हैं महर्षि पतंजलि हैं। और जो 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा वह 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होगा। 13 नंबर प्रश्न इसमें है निम्नलिखित में से कौन टॉम ऑफ सैड के रचयिता हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है गीतांजलि श्री। इसमें ध्यान देना है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए चुना गया है जो वह टॉम ऑफ सैड है। लेखक जो है इसकी लेखिका है गीतांजलि श्री का यह उपन्यास टॉम ऑफ सैड इंटरनेशनल बुकर के लिए चुने जाने वाली दुनिया की पहली हिंदी भाषा कृति बन गई है। यानी दुनिया की पहली हिंदी भाषा कृति जो है वो टॉम ऑफ सैड है, जिसके जो लेखिका हैं वो गीतांजलि श्री हैं। और इसकी जो अनुवादित पुस्तक जिसका अनुवाद जो किया है उनका नाम डेजी रॉकवेल है। इसका अंग्रेजी में जो अनुवाद किया है उनका नाम है डेजी रॉकवेल। और इस पुरस्कार जो इनको पुरस्कार प्राप्त हुआ है वो पुरस्कार राशि 50,000 पाउंड की है, जो इन दोनों के बीच में था गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल के बीच में बराबर बराबर बांटी जाएगी। और यह पुरस्कार इनको 28 मई 2022 को दिया गया। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं WHO पारंपरिक औषधि वैश्विक केंद्र भारत में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इसका आंसर है जामनगर, यानी गुजरात के जामनगर में। WHO पारंपरिक औषधि केंद्र की यानी WHO के जो 75वें सत्र के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया गया, उसके महानिदेशक जो हैं वह डॉक्टर टेड्रोस अदनोस घेब्रेयेसस हैं। इसमें ध्यान देना है कि WHO में वर्तमान में 194 देश हैं, 194 देश हैं, जिसमें से 170 देश जो हैं वह पारंपरिक औषधि का इस्तेमाल करते हैं। और जो प्रश्नगत है उसकी व्याख्या यह है कि 23 मई 2022 को WHO और भारत सरकार ने मिलकर गुजरात के जामनगर में पारंपरिक औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित किया, गुजरात के जामनगर में। इसके बाद एक देखते हैं नेक्स्ट है व्योममित्रा नामक भारतीय रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया? इसका आंसर है इसरो, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर जो इसरो है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, इसरो ने व्योममित्रा का
का विकास किया है। व्योम मित्र, व्योम मीन्स आकाश होता है और मित्र मित्र ही यानी आकाश का मित्र संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है व्योम और मित्र, इसका मतलब अंतरिक्ष और मित्र। तो व्योम मित्र एक महिला साथ दिखने वाला एक अंतरिक्ष यान या ह्यूमैनॉइड है, जबकि यह हाफ ह्यूमैनॉइड है क्योंकि यह अर्धमानव है क्योंकि इसके पैर नहीं है, यह सिर्फ आगे और पीछे या अगल बगल झुक सकता है। यह हाफ ह्यूमैनॉइड रोबोट है जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा गगनयान पर कार्य करने के लिए विकसित किया गया है। जो एक चलित कक्षीय अंतरिक्ष यान है। व्योमित्र का पहली बार अनावरण 22 फरवरी 2020 को बेंगलुरु में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एवं एक्सप्लोरेशन सिंपोजियम में किया गया था। नेक्स्ट 20वां प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें निम्नलिखित में से किस काल के लिए हैं? इसका जो आंसर है वो ए ही है, 2021-22 से 2025-26 के लिए। इसकी व्याख्या देखते हैं। वर्ष 2021-26 की अवधि में केंद्र और राज्यों के बीच वित्त के बंटवारे के लिए सुझाव देने हेतु गठित 15वें वित्त आयोग ने 9 नवंबर 2020 को, ध्यान देना है, 9 नवंबर 2020 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी। 1 फरवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट को संसद की पटल पर रखा गया। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो एन.के. सिंह हैं। आयोग 2 रिपोर्ट अर्थात वित्तीय वर्ष 2021 के लिए पहली रिपोर्ट और 2021-22 से 2025-26 तक की विस्तारित अवधि के लिए अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत किया। इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट जो 2021 से 2026 की अवधि के में राज्यों के लिए है, में राज्यों की हिस्सेदारी जो है वो 41% रखी गई है, जबकि 14वें वित्त आयोग में यह राज्यों के लिए हिस्सेदारी जो थी वो 42% रखी गई थी। 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कोविड-19 महामारी के समय सफरिंग इन साइलेंस शीर्षक से नाइजर की दुर्दशा को दर्शाने वाली रिपोर्ट किस संस्था ने जारी किया? इसका आंसर सी है, यूनिसेफ। यूनिसेफ मीन्स यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड। तो यह जो सफरिंग इन साइलेंस का मतलब होता है मानसिक स्वास्थ्य के लिए चुप्पी तोड़ना। यह एक कोड होता है, यानी यह एक कोड वर्ड होता है। सफरिंग इन साइलेंस मीन्स मानसिक स्वास्थ्य के लिए चुप्पी तोड़ना। इस दौरान कोविड-19 के कारण जो है नाइजर में जो 3.7 मिलियन बच्चे प्रभावित थे, उसमें से 2.5 मिलियन बच्चे जो पहले स्कूल छोड़ चुके थे और कुल मिलाकर कोविड-19 के कारण 3.7 मिलियन बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया था। 53 नंबर प्रश्न है, खरबपति जेफ बेजोस के स्वामित्व वाली एरोस्पेस कंपनी क्या नाम है? इसका आंसर ए है, ब्लू ओरिजिन। इसमें उल्लेखनीय है कि जो आपके जेफ बेजोस हैं वो अमेजन के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष हैं। जेफ बेजोस द्वारा 8 सितंबर 2000 में ब्लू ओरिजिन की स्थापना की गई, यानी 8 सितंबर 2000 में इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्यालय वाशिंगटन में है और ब्लू ओरिजिन जो है LLC एक अमेरिकन निजी कंपनी है। इसका उद्देश्य क्या है? यानी ब्लू ओरिजिन का उद्देश्य पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहनों के माध्यम से अंतरिक्ष तक सस्ता, अधिक विश्वसनीय पहुंच बनाना है ब्लू ओरिजिन का। नेक्स्ट 54 नंबर प्रश्न देखते हैं। किस भारतीय वृत्त चित्र को 2022 में ऑस्कर नामांकन प्राप्त हुआ था? इसका आंसर बी है, राइटिंग विथ फायर। राइटिंग विथ फायर को जो है यह भारतीय वृत्त चित्र है जिसको 2022 में ऑस्कर के लिए नामांकन प्राप्त हुआ था, जबकि 2023 जो वर्तमान चल रहा है उसके लिए, यानी जो आपका 95 ऑस्कर अवार्ड जो दिया जाएगा अभी हाल में 2023 के लिए, उसमें भारत के 3 नॉमिनेशन प्राप्त हुए हैं, 3 कैटेगरी में नॉमिनेशन प्राप्त हुए हैं। इसमें पहला है RRR मूवी के लिए जो सॉन्ग है नाटू नाटू के लिए, दूसरा जो है ऑल दैट ब्रीथ्स के लिए और तीसरा है एलिफेंट्स विस्पर्स के लिए, यानी 3 नॉमिनेशन प्राप्त हुआ है 95वें एकेडमिक अवार्ड या ऑस्कर अवार्ड के लिए। जबकि 2022 के लिए यदि हम देखें, 2022 में जो ऑस्कर अवार्ड प्राप्त हुआ था उसको यदि हम देखें, 2022 के लिए जो ऑस्कर अवार्ड यानी 94वां ऑस्कर अवार्ड था जिसको 27 मार्च 2022 को दिया गया, उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कोडा थी जिसके निर्देशक सियान हेडर थे, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ फिल्म किंग रिचर्ड्स के लिए थे, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो थी जेसिका चेस्टन फिल्म द आइज ऑफ टैमी के लिए थे, और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता ट्राय कोत्स्यूर फिल्म कोडा के लिए थे, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक थे वह जेन कैंपियन थे फिल्म द पावर ऑफ डार्क के लिए। 79 नंबर है, 2022-23 के संघीय बजट के लिए अमृतकाल में भारत की आकांक्षाओं के निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सही है? इसमें पहला है विकास एवं समावेशी कल्याण पर जोर, दूसरा है प्रौद्योगिकी सक्षम विकास को बढ़ावा देना। इसके आंसर सी, यानी दोनों सही हैं। इसकी व्याख्या यह है कि अभी हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 5वां बजट पेश किया 1 फरवरी 2023 को, जो उनका सबसे कम 1 घंटे 28 मिनट का या सबसे संक्षिप्त बजट रहा। इसमें उन्होंने अमृतकाल के लिए जो विजन दिया था वह प्रौद्योगिकी संचालित व ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का लक्ष्य पाने के लिए 3 दृष्टिकोण दिए, यानी प्रौद्योगिकी संचालित होना चाहिए और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का लक्ष्य होना चाहिए। तो इसमें दोनों दिए गए हैं और उसके 3 दृष्टिकोण उन्होंने दिया। पहला था युवा वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिकों के लिए अवसर देना, दूसरा था रोजगार सृजन को मजबूत गति देना, और तीसरा था सुदृढ़ स्थिर बृहद आर्थिक वातावरण बनाना। 82 नंबर प्रश्न है, US डॉलर के नामित ऋण के बाद, यानी US में जो
यूएस डॉलर में जो नामित ऋण के बाद दिसंबर 2021 के अंत तक भारत के बाहरी ऋण में से किस मुद्रा के नामित ऋण का दूसरा सबसे बड़ा भाग है? वो आंसर इसका बी है, अर्थात भारतीय रुपया में सबसे बड़ा ऋण है डॉलर के बाद। 83 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश सरकार की 2022-23 में बजटीय प्राथमिकता नहीं है? यानी 83 का यही इसमें नहीं है। महिलाओं को उच्च शिक्षा सहायता जो है, यह उत्तर प्रदेश की बजटीय सहायता नहीं है 2022-23 के बजट के लिए। जबकि आपके ये बजटीय प्राथमिकता में है कन्या सुमंगलम वित्तीय सहायता योजना, सीमांत व लघु कृषकों को बोरवेल, तालाब एवं ट्यूबवेल हेतु वित्तीय मदद देना, 1 वर्ष में 2 मुफ्त गैस सिलेंडर देना, ये आपकी प्राथमिकता में है, जबकि पहला प्राथमिकता में नहीं है। नेक्स्ट 92 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था भारत चलो भारत से जुड़ो? उन्होंने किया था जापान में। यानी जो है 24 मई 2022 को क्वाड के तीसरे सम्मेलन के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो या जापान में गए थे। उसी दौरान भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने नारा दिया, भारत चलो भारत से जुड़ो। यहाँ पर क्वाड संबंधित यदि विस्तृत जानकारी को देखें तो क्वाड जो होता है, इसका फुल फॉर्म जो होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, और इसमें जो पार्टिसिपेट कंट्री यानी इसमें 4 देश हैं। इन 4 देशों में आपके यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं। और क्वाड का जो हिंदी रूप होगा वह होता है चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। इसकी स्थापना 2007-8 में की गई थी और इसका जो फर्स्ट सम्मेलन 24 अगस्त 2021 को किया गया। अभी तीसरा जो उसका सम्मेलन जो टोक्यो जापान में किया गया 24 मई 2022 को, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए भारत चलो भारत से जुड़ो का नारा दिया या आह्वान किया। और अगला जो होगा क्वाड सम्मेलन वह ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। भारत का पहला 14 लेन महामार्ग एक्सप्रेसवे कौन सा है? इसका आंसर जो आपका है वह दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है, यानी डी इसका आंसर सही है। इसकी व्याख्या यह है कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे 90 किलोमीटर लंबा देश का पहला एक्सप्रेसवे है जिसकी दूरी 14 लेन का है। यानी जो इसकी जो दूरी है, जो 9 किलोमीटर दूर 90 किलोमीटर जो डिस्टेंस ये है, उसमें 9 किलोमीटर जो आपका है वह 14 लेन का है। दिल्ली से डासना तक एक्सप्रेसवे, यानी दिल्ली से डासना तक जो तक एक्सप्रेसवे से है वह 14 लेन का है, और आगे डासना से मेरठ तक ये 6 लेन तक का है। नेक्स्ट 112 नंबर प्रश्न को देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इसका आंसर डी है, गुजरात में। 28 मई 2022 को गांधीनगर जिले यानी गुजरात के गांधीनगर जिले के कलोल में इफ्को इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड को फुल फॉर्म द्वारा 175 करोड़ की लागत से नैनो तरल यूरिया प्लांट का निर्माण किया गया। इसकी उत्पादन क्षमता 500 ml की 1.5 लाख बोतल प्रतिदिन है। यूरिया की एक बोरी फर्टिलाइजर अब नैनो यूरिया के रूप में 500 ml की बोतल में समा जाएगा। यानी यह जो किया गया ये गुजरात के जो गांधीनगर जिले में है वह कलोल में स्थित इफ्को में किया गया। नेक्स्ट है 114 नंबर प्रश्न देखते हैं, किन भारतीय कर्मियों को WHO ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ? इसका आंसर भी है आशा कर्मियों को। इसमें WHO ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड जो है वह 22 से 28 मई 2022 तक WHO की 75वीं बैठक में आयोजित की गई, जो जेनेवा स्विट्जरलैंड में की गई, जिसका विषय था शांति के लिए स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के लिए शांति। इसमें आशा कार्यकर्ताओं के साथ साथ 5 अन्य लोगों को भी यह पुरस्कार दिया गया जो अन्य देश से संबंधित थे। 119 नंबर प्रश्न देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से शामिल कीजिए और जो कोड दिया गया उसका प्रयोग करके उत्तर देना है। तो इसका आंसर जो आपका है वह सी है, यानी ए जो डस्टलिन सैन्य अभ्यास है वो भारत उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित किया जाता है, और जो आपका ईस्टर्न ब्रिज है वो भारत ओमान के बीच होता है, और जो आपका खंजर है वो भारत किर्गिस्तान के बीच आयोजित किया जाता है, और लामितीय जो है भारत और सेशल्स के बीच में आयोजित किया जाता है। उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का क्या नाम है जिसके प्रयोग से भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने अंतरिम, स्थगन और जमानत आदेशों का त्वरित संप्रेषण शुरू किया है? इसका आंसर डी है, अर्थात फास्टर। 129 नंबर देखते हैं, मोबाइल संचार की 5G प्रौद्योगिकी के बारे में क्या सत्य नहीं या नहीं पूछ रहा है? तो इसका आंसर डी है, यानी चौथा इसका सही नहीं है, जबकि पहला, दूसरा, तीसरा सही है। यानी डाटा डाउनलोड करना तीव्र होता है, सही है। चालक रहित कार संभव, ये भी सही है। घरेलू उपकरणों को मोबाइल फोन से नियंत्रित किया जा सकता है, ये भी सही है, जबकि मौजूदा सेल फोनों का उपयोग हो सकता है, ये गलत है। 5G के बारे में उल्लेखनीय है कि सर्वप्रथम 5G जो लॉन्च किया वह देश साउथ कोरिया है, यानी दक्षिण कोरिया ने 5G को लॉन्च किया, और भारत में जो 5G लॉन्च हुआ वह 1 अक्टूबर 2022 को किया गया, जिसमें एयरटेल और जियो जो कंपनियां हैं उन्होंने लॉन्च किया 5G को भारत में। नेक्स्ट 137 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 137 ए आपका है, इसमें लिखा हुआ है, भारत के किस शहर में राष्ट्रीय स्तर का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ? तो इसका आंसर बी है, यानी उत्तर प्रदेश का रामपुर शहर। इसमें उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत देश में जल शक्ति के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार भी उत्तर प्रदेश को दिया गया, और दूसरे स्थान पर राजस्थान राज्य की, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु राज्य रहा, और इसकी शुरुआत 2018 से की गई।
नेक्स्ट 147 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्राण योजना के अंतर्गत किस भारतीय संस्थान द्वारा इंसेटिव केयर यूनिट आईसीयू ग्रेड वेंटिलेटर विकसित किया गया? इसका आंसर बी है आईआईएससी बेंगलुरु द्वारा। आईआईएससी बेंगलुरु द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु द्वारा यह विकसित किया गया है। पीसीएसजे के अंतिम प्रश्न को देखते हैं, यानी समसामयिक घटना पर आधारित अंतिम प्रश्न इसका है। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार कुल कितने खर्च का अनुमान है? इसमें खर्च जो आपका है 39.45 लाख करोड़ का है। इसमें विशेष बात यह है कि 39.45 लाख करोड़ रुपए का खर्च या व्यय है और इतने ही रुपए की प्राप्ति भी, अर्थात जो बजट 2022-23 में है उसकी प्राप्ति भी 39.45 लाख करोड़ की है और खर्च या व्यय भी 39.45 लाख करोड़ का है। जबकि बजट का आकार जो है, आकार भी 39.45 लाख करोड़ रुपए का ही है। अब छत्तीसगढ़ पीसीएस जो 12 फरवरी 2022 को आयोजित की गई थी, ये प्रारंभिक परीक्षा में समसामयिक घटना से पूछे गए प्रश्नों का संक्षिप्त विश्लेषण देखते हैं उत्तर सहित, जो कि आयोग द्वारा आंसर की जारी कर दी गई है, यानी तीनों आयोगों द्वारा, जिसका हमने चर्चा अभी तीन आयोगों, यानी इसमें पहले खंड में हमने 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की चर्चा की, दूसरे भाग में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा या पीसीएसजे के आंसर समसामयिक घटनाओं पर आधारित प्रश्नों को देखा, और तीसरे भाग में हम छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछे गए समसामयिक घटनाओं के बारे में देख रहे हैं, जो कि आंसर की तीनों आयोग द्वारा जारी कर दी गई है। उसके आधार पर हम इसको देखते हैं। इसमें 40वें नंबर से शुरू इसका प्रश्न होता है। तो इसमें 40वां है, क्वाड समूह के संदर्भ में क्या सही है? क्वाड समूह के शीर्ष नेताओं के बीच वाली बैठक 2017 में आयोजित की गई, गलत है। क्वाड 2022 की बैठक 24 अप्रैल को टोक्यो में आयोजित की गई, ये गलत है, 24 मई को आयोजित की गई थी। और तीसरा है, क्वाड 2022 बैठक में हिंद प्रशांत समुद्री कार्य क्षेत्र योजना IPMDA पहल की घोषणा हुई, यह सही है, अर्थात इसका विकल्प जो है वो सी सही है, यानी केवल 3। इस नंबर प्रश्न को देखते हैं। चेन्नई में आयोजित 44वें चेस ओलंपियाड 2022 के संबंध में क्या सही है? यहाँ सही बताना है। पहला है, ओपन वर्ग में 188 टीमों था, महिला वर्ग में 162 टीमों ने हिस्सा लिया। दूसरा है, भारत की कुल 6 टीमों ने इस आयोजन में हिस्सा लिया। तीसरा है, भारत में ओपन था, महिला वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। और इसका आंसर ए है, यानी पहला दूसरा तीसरा, यानी ये सभी सही हैं। यानी चेन्नई में आयोजित 44वें चेस ओलंपियाड 2022 के संबंध में क्या सही है? ये तीनों ही कथन सही हैं, यानी इसका विकल्प ए सही है। संदर्भ में देखते हैं इसकी व्याख्या। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE FIDA के तत्वाधान में 44वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड का आयोजन चेन्नई, ध्यान देना है, चेन्नई व महाबलीपुरम में 28 जुलाई से 9 अगस्त 2022 को हुआ। यह पहला ही अवसर था जब 4-4 वर्ष के अंतराल पर होने वाले शतरंज ओलंपियाड का बृहद आयोजन भारत में। इसके उपलक्ष्य में एक विशेष स्मारक डाक टिकट भारतीय डाक विभाग ने 20 जुलाई को जारी किया। परंपरागत तमिल वस्त्र पहने हुए शतरंज के एक मोहरे, जिसे थाम्बी, यह ध्यान देना है, थाम्बी अर्थात छोटा भाई नाम दिया गया, को इन खेलों का शुभंकर या मस्कट बनाया गया। इसका अनावरण तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री LK स्टालिन ने 9 जून 2022 को किया। इसके बाद इसमें यह है कि 28 जुलाई को चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इन खेलों का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। 14 दिन तक चले इस आयोजन में महिला वर्ग में शीर्ष स्थान यूक्रेन का रहा। महिला वर्ग में रजत व कांस्य पदक क्रमशः जॉर्जिया व भारत को मिला, यानी भारत तीसरे स्थान पर रहा। ओपन वर्ग में स्वर्ण पदक उज्बेकिस्तान को रहा, जबकि रजत व कांस्य पदक क्रमशः आर्मेनिया व भारत को रहा, अर्थात इस वर्ग में भारत 3rd पोजीशन पर रहा। नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कॉलम फर्स्ट में दिए गए फसलों का कॉलम सेकंड में दिए गए राज्यों के साथ मिल करें और उसकी पैदावार सबसे ज़्यादा होती है, उसको सुमेलित करें। तो 38 का जो आपका है सुमेलित वह है, इसका आंसर बी है। बी का मतलब ये हुआ आपका कि रागी जो है वो कर्नाटक में सर्वाधिक पैदा होती है, और जो है बाजरा सर्वाधिक राजस्थान में होता है, और ज्वार जो है महाराष्ट्र में, और उड़द जो है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक होता है। इसका आंसर जो है वह बी है, 38 का बी आंसर सही है। नेक्स्ट 39 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? 39 का जो है बी सही नहीं है, यानी इसके जो है ए और सी सही है। भारत पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के आधार पर विश्व में चौथे स्थान पर है, यानी इंडिया 4th पोजीशन पर है, ये सही है। भारतीय राज्यों में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा क्षमता जमीन से 100 मीटर की ऊंचाई पर गुजरात में, अर्थात गुजरात जो है भारत में 1st पोजीशन पर है पवन ऊर्जा में, और जबकि बी जो है गलत है। नेक्स्ट 42 नंबर प्रश्न देखते हैं। फीफा अंडर 70 वीमेंस वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया? इसका आंसर जो आपका है सी है, यानी DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में इसका जो है फाइनल मैच खेला गया। इसको विशेष देखते हैं। फीफा के महिलाओं के अंडर 70 विश्व कप के 7वें संस्करण, अर्थात ये 7वां संस्करण का आयोजन 11 से 30 अक्टूबर 2022 को भारत की मेजबानी में हुआ। इसका खिताब नवी मुंबई में खेले गए फाइनल, यानी नवी मुंबई में इसका फाइनल खेला गया। नवी मुंबई में खेले गए फाइनल में कोलंबिया को 1-0 से हराकर गत विजेता स्पेन, यानी पिछला विजेता भी स्पेन ही रहा, गत विजेता स्पेन ने जीता। स्पेन दूसरी बार इसका विजेता बना है। नाइजीरिया व जर्मनी क्रमशः तीसरे व चौथे स्थान पर है। फेयर प्ले ट्रॉफी जापान को प्रदान की गई। स्पेन की विकी लोपेज को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी था। स्पेन की ही सोफिया फ्यूटो को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार मिला। मेजबान भारत सहित 16 देशों की टीमें इस टूर्नामेंट में शामिल थी, अर्थात भारत सहित कुल 16 टीमों ने इस टूर्नामेंट में शामिल थी। टूर्नामेंट के मैच 3 शहरों भुवनेश्वर, मारगांव और नवी मुंबई में खेला गया, जबकि फाइनल नवी मुंबई में खेला गया था। इन खेलों के शुभंकर को, जो कि एक एशियाई टाइगर था, का नाम ईभा दिया गया था। इसका शुभंकर जो था मस्कट था वो ईभा था। नेक्स्ट 43 नंबर प्रश्न है।
वर्ष 2022 में दिए गए पद्म विभूषण के संबंध में क्या पद्म विभूषण पुरस्कार के संबंध में क्या सही है? तो 43 नंबर का आपका है। 43 में बी सही है, तो बी का मतलब पहला और तीसरा सही है, जबकि दूसरा इसका गलत है। कुल 4 लोगों को पुरस्कार दिया गया, पद्म विभूषण पुरस्कार कुल 4 लोगों को दिया गया, ये सही है। प्रभा अत्रे को यह पुरस्कार दिया गया, ये भी सही है। कुल 2 लोगों को पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया, ये गलत है। सॉरी, इसमें सभी सही हैं, यानी पहला दूसरा तीसरा सभी सही है। इसके संदर्भ में यदि हम देखें तो कुल मिलाकर के जो पद्म विभूषण पुरस्कार दिए गए या पद्म पुरस्कार जो 2022 में दिए गए कुल 128 लोगों को दिया गया, जिसमें 4 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया, यानी भारत रत्न के बाद दूसरा जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुरस्कार पद्म विभूषण 4 लोगों को दिया गया 2022 में। और 17 लोगों को जो दिया गया था पद्म भूषण दिया गया था, और 107 लोगों को पद्मश्री दिया गया था। इसमें कुल 4 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया, पद्म विभूषण 4 लोगों को दिया गया। इसमें प्रभा अत्रे जी थे कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र से, राधेश्याम खेमका साहित्य एवं शिक्षा जगत से थे। इसके बाद यानी राधेश्याम खेमका साहित्य एवं शिक्षा ये उत्तर प्रदेश संबंधित थे। और जनरल बिपिन रावत जी लोक सेवा में इनको दिया गया मरणोपरांत, जो उत्तराखंड संबंधित थे। और कल्याण सिंह लोक सेवा मामले में ही मरणोपरांत इनको मिला उत्तर प्रदेश से। अर्थात 2 लोगों को मरणोपरांत मिला, जिसमें जनरल बिपिन रावत जी थे और कल्याण सिंह थे। अर्थात ये तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी इसका आंसर ए सही है। 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2022 का उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस मेडल किसे दिया गया? 44 का सी है, मोहसेन शहीदी को। नेक्स्ट है, इसरो द्वारा वर्ष 2022 में भेजे गए अंतिम PSLV मिशन का क्या नाम है? इसका आंसर ए ही है, PSLV C54। इसमें यह है कि PSLV C54 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 06 और 8 नैनो सैटेलाइट को मल्टी ऑर्बिटल में स्थापित किया। इसको इसरो के वर्क हॉर्स पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV की मदद से लॉन्च किया गया। PSLV C54 पर प्राथमिक पेलोड EOS 06 था, जिसका विकास इसरो द्वारा किया गया था। यह 28 नवंबर 2022 को भेजा गया। नेक्स्ट 46 नंबर प्रश्न है, भारत G20 के कौन से वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? इसका आंसर बी यानी 18वां। इसमें यह है कि भारत 1 दिसंबर 2022 से इसकी अध्यक्षता संभाला है। इसमें वर्ष यानी 2023 में G20 की विभिन्न बैठकें भारत के विभिन्न शहरों में होगी, था आगामी 18वें शिखर सम्मेलन जो होगा भारत की मेजबानी में होगा, यानी 18वां शिखर सम्मेलन भारत की मेजबानी में होगा, जो नई दिल्ली में सितंबर 2023 में आयोजित किया जाएगा। तो इस तरह से 1 दिसंबर 2022 को भारत ने G20 की अध्यक्षता संभाली है, और यह 18वां शिखर सम्मेलन होगा। और यह इसका जो आयोजन होगा वो सितंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? इसका आंसर डी है, गीतांजलि श्री। इसकी व्याख्या हम ऊपर कर चुके हैं कि गीतांजलि श्री जो है इनके जो उपन्यास टाम ऑफ सैड है उसके लिए चुना गया, और यह पहली हिंदी भाषा की कृति बन गई है। यानी इनकी जो कृति है बालू की रेत, टाम ऑफ सैड, यह पहली हिंदी भाषा कृति बन गई है, जिसके अनुवादक डेजी रॉकवेल हैं, जिसका अनुवाद अंग्रेजी में इन्होंने किया। और इन दोनों लोगों को प्राइज मनी जो मिली है वो 50,000 पाउंड की प्राइज मनी को दोनों लोगों में बांटा जाएगा, अर्थात 25,000 पाउंड की प्राइज राशि गीतांजलि श्री और इनके अनुवादकर्ता, यानी जो इनकी बुक हिंदी कृति जो थी उनके अनुवादकर्ता डेजी रॉकवेल के बीच बांटी जाएगी। और यह पुरस्कार 28 मई 2022 को दिया गया। नेक्स्ट 48 नंबर प्रश्न, स्वर्गीय महारानी एलिजाबेथ सेकंड के बारे में क्या सही नहीं है? इसमें पहला ही सही नहीं है, वे 2 बार आधिकारिक रूप से भारत आई, यह गलत है। शेष 2 सही है। वे 1961 में भारतीय गणतंत्र दिवस प्रमुख अतिथि थे, सही है। दूसरा, जो भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह में शामिल होने के लिए भारत आई, ये भी सही है। स्वर्गीय महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बारे में यह है कि इनका जन्म 21 अप्रैल 1926 को हुआ था, 21 अप्रैल 1926 को हुआ था। और इनकी जो मृत्यु 8 सितंबर 2022 को 56 वर्ष की अवस्था में हुई थी। और यह 70 वर्ष और 214 दिनों के लिए शासन किया, जो कि किसी भी ब्रिटिश सामग्री या सम्राट की तुलना में सबसे अधिक था। 49वां प्रश्न, निम्नलिखित में से गलत मिलान को चुने। 49वां में कोई गलत नहीं, अर्थात ये सभी सही हैं, सभी विकल्प सही, यानी ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। अर्थात आपका कहने का सही हुआ कि हृदय जो है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन योजना का विस्तार रूप है। सेहत जो सोशल एडवेंचर फॉर हेल्थ केयर एंड टेलीमेडिसिन का फुल फॉर्म है। और अमृत जो है अटल मिशन फॉर रिजुनोवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन का फुल फॉर्म है। 50वां प्रश्न, G20 के संदर्भ में क्या सही नहीं है? इसका आंसर बी है, यानी पहला और दूसरा सही नहीं, जबकि तीसरा सही है। यानी दूसरा इसका गलत है, पहला और दूसरा गलत है, जबकि तीसरा इसका सही है। अध्यक्ष के लिए चुनाव हेतु बने समूह में भारत समूह 2 में है, जिसमें रूस, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की शामिल हैं, जबकि 2 इसके गलत हैं। नेक्स्ट 58 नंबर प्रश्न है, पूर्व RBI गवर्नर श्री रघुराम राजन ने गोधन न्याय योजना 2022 में किस गौठान का भ्रमण किया? और 58 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है सी, नौगांव। नेक्स्ट 62 नंबर प्रश्न है, ई गवर्नेंस में G2C से अपराह है। इसका आंसर बी है, गवर्नमेंट टू सिटीजन।